मैं प्रोफेसर मृदुला जुगरान जी, जो हमारे विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में पूर्व विभागाध्यक्ष एवं संकाय अध्यक्ष ACL एवं वर्तमान में उत्तराखंड भाषा संस्थान की सम्मानित सदस्य हैं। आपको 45 वर्षों का शिक्षण का अनुभव है। आपके अंडर 30 से ज्यादा शोधार्थियों ने शोध कार्य किया है। आप प्रखर वक्ता, प्रख्यात साहित्य अनुरागी एवं एक कवित्री के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। अतः मेरा आपसे अनुरोध है मैम कि मैम आप मंच पर आएं और अपने विशिष्ट ज्ञान से हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय प्रोफेसर मृदुला जुगरान मैम। हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति प्रोफेसर सिंह साहब, जो यहाँ पर उपस्थित तो नहीं है किंतु उनके ही संरक्षण में इस गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा, मुख्य संरक्षक है, इसलिए मैं उन्हें हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं देती हूँ। उत्तराखंड विश्वविद्यालय के नवनियुक्त सम्मानित कुलपति प्रोफेसर नवीन चंद लोहनी जी, जो हिंदी साहित्य में एक जाना माना हस्ताक्षर हैं, मैं उनका यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन और उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। मुख्य अतिथि प्रोफेसर मोहन पवार जी, मुख्य अतिथि जो यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, इस संगोष्ठी के आमंत्रित वक्ता गौरव बरतवाल जी और श्री हरीश गुसाई जी, और इस सबसे बड़ा इस कार्यक्रम की आयोजक समन्वयक हिंदी विभागाध्यक्षा प्रोफेसर गुड्डी बिष्ट कमार जी, और इस सभागार में बैठे हुए सभी शिक्षक वृंद, हमारे माननीय प्राध्यापक जिनका जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और हमारे शोधार्थी वर्ग, उन सभी का मैं संगोष्ठी के इस मंच से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। मान्यवर, अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हेमंत कवि चंद्र कुंवर बरतवाल जी के की साहित्यिक विरासत पर यह आयोजन, यह गोष्ठी आयोजित की गई है। दो विचारों के संवाद से जो एक तीसरा विचार उभर कर आता है, वह बहुत प्रयोजनीय बनता है। दो वक्ता आपस में बात करते हैं, एक तीसरी बात छन करके आ जाती है, और यही हमारे हेमंत कवि चंद्र कुंवर बरतवाल जी पर जब इस आयोजन की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि यह बहुत गौरव का विषय है कि आज से 106 साल पहले मालकोटी में जन्म लेने वाला यह कवि कैसे बहुत ही कम उम्र में ही हिंदी के पाठकों के लिए, हिंदी के अध्येताओं के लिए कैसे एक महान कवि बन गया, और हम उसका पूरा मूल्यांकन भी न कर पाए, यह अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। और हमारे लिए तो हेमंत के इस कवि का यहाँ होना बहुत गौरव का विषय है। महोदय, इस संसार में सार एवं सुख की खोज करते करते विद्वानों ने ये कहा है कि ये सारा वृक्ष जो है, ये सारा संसार जो है वो विषमय है, और इस विष वृक्ष में केवल दो ही मधुर फल हैं। एक तो है काव्य रूपी अमृत का रसास्वादन, पहला मधुर, और दूसरा है सज्जनों की संगति। अगर सज्जनों की संगति नहीं होगी तो हम तो रसातल को चले जाएंगे। तो ये दोनों चीजें चंद्र कुंवर बरतवाल को मिली थी, और काव्य की प्रतिभा में जन्मजात थी। उन्होंने खुद कहा है, जयंती ते सुकृत रस सिद्धा कवीश्वरा
नास्त्येषां यशः काये जरा मरणजं भयम्। वे रससिद्ध कवि धन्य हैं जिनकी यश रूपी काया में जरा और मरण का कोई भय नहीं होता। और कवि प्रसाद जी ने भी कहा है कि कविता करना अनंत पुण्य का फल है। और इस तरह से चंद्र कुंवर बरतवाल जी ने जीवन का जो सुख ढूंढा वह कविता में ढूंढा। ऐसा नहीं कि वो ये चाहे, उस छोटी सी उम्र में ये चाहा उन्होंने कि मुझे इससे नौकरी मिलेगी, मैं इससे जीवन यापन करूंगा, ऐसा नहीं। बल्कि बात यह थी कि उनमें जन्मजात कवित्व की प्रतिभा थी। कवित्व बीज प्रतिभा न हो। कविता का बीज क्या है? प्रतिभा है। और इस तरह से इस कवि ने उस अल्प आयु में ही लिखना जो शुरू किया और धीरे धीरे वह बढ़ता चला गया और हिंदी साहित्य जगत को ऐसी ऐसी अनमोल कृतियां उन्होंने प्रदान की जिसमें काफल पाकू, पयस्विनी, प्रणयिनी, नाट्य नंदाकिनी और मंदाकिनी, नाट्य नंदिनी आदि, मतलब राग विराग, कंकड़ पत्थर, विराट ज्योति, विराट हृदय, उदय के द्वारों पर, काफल पाकू, जीतू आदि नमानुम असंख्य कविताएं उन्होंने लिख डाली है। उत्तराखंड में 3 ऐसी महान विभूतियां हुई जो प्रथम उंगली पर गिनाए जाने के योग्य हैं। उनमें एक हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थाल, स्वर्गीय डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थाल, जिन्हें हिंदी का पहला डीलिट उपाधि धारक माना गया। इन्होंने द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री, यानी हिंदी कविता में निर्गुण संप्रदाय, यह इन्होंने लिखा अंग्रेजी में, लेकिन इस पर उन्हें वह इतना सुंदर बना। संत कवियों पर जो उन्होंने, निर्गुण संत कवियों पे उन्होंने जो कार्य किया, तो जब यह जमा हुआ तो उसको डीलिट के योग्य माना गया। लेकिन खेद इस बात का है कि आज भी हम पीताम्बर दत्त बड़थाल जी के प्रति वह श्रद्धा अर्पण नहीं कर पाए जिसके वे काबिल थे। और इसी तरह से दूसरे कवि हमारे कुमायूं अंचल से सुमित्रानंदन पंत जी, जिन्होंने की प्रकृति को अपना, प्रकृति से सार ग्रहण किया और इस तरह से पूरे विश्व में, देश में ही नहीं विदेश में भी लोग व्यापी हुए। तो ऐसे प्रकृति के सुकुमार कवि ये भी उसी उंगली पर गिने जाने के योग्य हैं। और तीसरे बनते हमारे चंद्र कुंवर बरतवाल जी, जिन्हें हेमंत का कवि कहा जाता है, इन्हें पहाड़ का कालिदास कहा जाता है, देवभूमि का कालिदास कहा जाता है। इन्होंने सौंदर्य, राग, विराग, प्रेम और करुणा से भरी जो कविताएं लिखी, तो गोविंद चातक जी ने इन पर बहुत अच्छा वक्तव्य दिया। चंद्र कुंवर बरतवाल ये कहने लगे थे कि जो मेरी कविताएं हैं वह सत्य का अन्वेषण है, वह सुंदरता के पथ से जाते हुए सत्य का अन्वेषण करने वाली है। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि कविता के प्रसिद्ध उपासकों में मेरी गिनती नहीं हो सकी। बात यह है कि मुझे समय ही नहीं मिला। 28 वर्ष क्या होता है? 28 वर्ष में तो व्यक्ति अपना नाक पोंछना भी नहीं सीख पाता है। और उस 28 वर्ष में वो हाथ में डायरी लिए हुए मित्र शंभू प्रसाद गौगुना जी कहते हमें देखते थे तो डायरी छिपा लेते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि उपहास बन जाए। तो इस तरह से लिखते ही रहते थे और ऐसा लिख डाला कि उनकी जो भाव विच्छितियां हैं, उनके जो बिंब हैं, उनमें जो अलंकार हैं, उनमें जो प्रतीक है, उनमें जो प्रकृति है, पर्वतीय प्रकृति है, हिमालय है, वो अद्भुत बन पड़ा है। नदी है। इस देश की पहचान किससे है? इस देश की पहचान 2 चीजों से है, एक है हिमालय और दूसरा है नदी। तो अगर ये नदी और हिमालय जिस कवि में आमूल चूल बहा है हिमालय, तो इन्हें हिमालय का कवि भी कहा जाता है। इन्हें देवभूमि का कालिदास भी माना जाता है। इन्हें मृत्यु बोध का कवि भी कहा जाता है। मृत्यु बोध का कवि इसलिए कि मृत्यु की ऐसी परिभाषा गढ़ने वाला कोई दूसरा कवि नहीं हुआ। सौंदर्य के ऐसे ऐसे मुहावरे इन्होंने गढ़े हैं कि बहुत आनंद आ जाता है उन्हें देखकर। मूल रूप से प्रेम के कवि हैं। प्रणय इनका मुख्य भाव है। और उस प्रणय में भी, वो प्रणय क्या है, उस प्रणय में भी ये दिखाई देता है कि कहीं न कहीं
इनके जीवन में कोई ऐसा प्रिय व्यक्ति अवश्य आया जो कि इनकी कविता का प्रेरक बना, प्रेरणा बिंदु बना। यद्यपि कवि ने बड़ी ही चतुराई से उसका वो प्रेम गोपन रखा है, परंतु बीच बीच में कहीं उनकी कविताओं में शशि नाम आ जाता है। तो कहने का अभिप्राय है कि लोग कयास लगाते हैं कि कहीं वह वही शशि तो नहीं। और यह इसलिए कहा जा रहा है कि कवि पर बचपन से ही जो प्रभाव पड़ गया था, उन्होंने कामायनी पढ़ डाली थी, उपनिषद पढ़ डाले थे, कालिदास को पढ़ लिया था, और इस तरह आंसू पढ़ लिया था, गुप्त जी को पढ़ लिया था। तो ऐसी स्थिति में उनकी जो कविता का मर्म बनाओ प्रसाद के आंसू से बहुत सामने रखता है। मेरा हिंदी के शोधार्थियों से ये भी कहना है कि वे आंसू और नाट्य नंदिनी, मेघ नंदिनी एक कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। वे प्रयोगवाद के साथ, क्योंकि ये हिंदी का एक ऐसा कवि था, तो उन्होंने यानी कि प्रसाद जी ने जैसा लिखा, प्रसाद जी ने उनका भी कोई मतलब इस तरह से उनकी आंसू नामक कविता को रहस्यवादी कविता घोषित कर दिया गया बाद को, लेकिन कभी कह दिया गया कि ये व्यक्तिगत विरह का काव्य है। तो प्रसाद जी ने भी अपने प्रिय को गोपन ही रखा और चंद्रकुमार बरतवाल जी ने भी अपने प्रिय को गोपन ही रखा। दोनों का जो प्रेम भाव है वो अंत में अध्यात्म में परिणित होता दिखाई दिया है। लेकिन चंद्रकुमार बरतवाल जी एक ऐसे कवि हैं जिनका की प्रेम भाव जो जिसपे वो अपनी निजता दिखाते थे। प्रसाद जी ने तो ये कह दिया कि बे जाओ हे मेरे प्रिय व्यक्ति, इस व्यथित विश्व पथ झड़की तुम जलती हो वृद्ध होली। हे अरुणे सदा सुहागिन मानवता के सिर रोली, जगती का पतित पावन तेरी निवैलता पावे, तेरी विदग्धता पावे, फिर निखर उठी निमैलता या पाप पुण्य हो जाए। और चुन चुन ले रे कन कन से जगती की सजग व्यथाएं, रह जाएंगी कहने को जन रंजन करी कथाएं। ये प्रसाद जी ने कहा। और चंद्रकुमार बरतवाल जी के भीतर भी जो प्रेम का अंकुर फूटा और जो बड़ा वट वृक्ष बन गया, तो उन्होंने भी यही कहा कि मैं रहूं ना रहूं, मेरे गान हमेशा पूजे जाएंगे, मेरे गीतों को आने वाला पाठक उन्हें गुनगुनाएगा, उन्हें पढ़ेगा। नाट्य नंदिनी, मेघ नंदिनी उसी का नाम है। उन्होंने लिखा कि मुझे प्रेम की अमरपुरी में अब रहने दो, अपना सब कुछ देकर कुछ आंसू लेने दो। प्रेम की पुरी जहां रुदन में अमृत झरता और जहां सुधा का शोर उपेक्षित सिसकी भरता और जहां देवता रहते लालायित मरने को, मुझे प्रेम की अमरपुरी में अब रहने दो। मधुर सरों में मुझे नाम प्रिय का जपने दो, मधुर ऋतु की ज्वाला में जी भर कर तपने दो। मुझे डूबने दो यमुना में प्रिय नयनों की, मुझको बहने दो गंगा में प्रिय वचनों की, और मुझे रूप की कुंजों में फिर से फिरने दो, और मधुर स्वरों में मुझे नाम प्रिय का जपने दो। और मैं चला जाऊंगा, ये नदी चली जाएगी। उसके अपने जीवन को उन्होंने एक ऐसी नदी माना है जिस नदी में जिसका बहाव तो है लेकिन जिसके पास समय कम है, इसलिए उन्होंने कहा मुझे समय ही नहीं मिला। तो रुदन की ओर तो कोई नहीं जाना चाहता। शोक मनुष्य जीवन का एक ऐसा स्थायी भाव है कि उस ओर कोई नहीं जाना चाहता। वास्तविक जीवन में शोक आ जाए तो हम उस ओर जाना चाहेंगे नहीं, लेकिन चंद्रकुमार बरतवाल जी ने उस शोक नामक भाव को एक विशिष्ट रागात्मकता से जोड़कर हमें निराले लोक के दर्शन कराए। और उनकी वह रागात्मकता, वह प्रेम, वह करुणा एक विशिष्ट आश्चर्य के साथ प्रस्फुटित हुई है। कभी मेरे ही स्वरों में रो पड़ोगे मित्र तुम भी कहा। तो और इस धरा पर तो कोई रह नहीं सका, तो मैं भी नहीं रहूंगा। लेकिन उन्होंने ये मांगा ईश्वर से कि मुझे कुछ दिन और दिया जाए, मुझे मिलता तो मैं जी लेता। तो जो व्यक्ति अपने सामने मृत्यु का अविरल
एक भयावह नृत्य देख रहा है, ऐसा हिमवंत का वह कवि, उसे मृत्युबोध का कवि कहा जाता है। प्रसाद जी ने भी लिखा मृत्यु पे, पंत जी ने भी मृत्यु पे लिखा है, परिवर्तन पे लिखा है, जीवन परिवर्तनशील है। इसी तरह से बहुत से कवियों ने लिखा है मृत्यु पर। प्रसाद जी ने लिखा, जीवन तेरा क्षुद्र अंश है, व्यक्त नील घनमाला में, सौदामिनी संदिशा सुंदर, क्षणभर रहा उजाला में, मृत्युवरी चिर निद्रे तेरा, अंक हिमानी सा शीतल, तू अनंत में लहर बनाती, काल जलधि की सी सुंदर। तो इस तरह से सबने, लेकिन उन्होंने मृत्यु की दार्शनिक व्याख्या की। और चंद्र कुंवर बरताल ने मृत्यु को साक्षात देखा और कहा कि तू तो मुझे डरा रही है। उन्होंने यम नामक कविता लिखी, यम यमी लिखा, बल्कि उन्होंने बड़े अच्छे प्रसंग भी दिए हैं। ऐसा नहीं कि केवल वे राग करुणा प्रणय के ही कहे। उन्होंने कहा, सुदामा नाम का उनका एक मित्र था, वो प्रेत बन के आ गया, मेरे सपने में दिखाई दे रहा है मुझे, और मुझे ले जाने के लिए आया हुआ है ना। तो इस तरह से ऐसा यह कवि, अनुपम कवि रहा है हिंदी साहित्य का। हमारे वक्ता पहले भी बहुत कुछ कह चुके हैं, परंतु जो बात मैं आपसे मुख्य रूप से कहना चाहती हूँ, ये भी सब मालूम है कि उनको जो है शिक्षा दीक्षा कहाँ से मिली। नागनाथ पोखरी से उन्होंने यानी कि प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। हाई स्कूल करने के लिए मिशन कॉलेज चोपड़ा, मिशन स्कूल चोपड़ा चले गए थे। पौड़ी में उनकी भेंट बुद्धिवल्लभ थपलियाल जी और शंभु प्रसाद बहुगुणा, दो ऐसे हृदय मित्रों से हुई जिन्होंने जीवन भर उनका साथ नहीं छोड़ा, जिंदगी भर उनका साथ नहीं छोड़ा। वो जानते थे उनकी प्रतिभा को। और इस तरह से फिर इंटरमीडिएट करने के लिए कहाँ चले गए? देहरादून चले गए। देहरादून में भी कवि की प्रतिभा ने बहुत विकसित हुई कवि की प्रतिभा। और बीए करने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय गए। और जैसा कि अभी हमारी शोधार्थी ने कहा कि वहां उनमें जो है राजनीतिक अंकुर भी फूटे, राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय चेतना आदि ये सब वहां फूटा। और निराला से उनके संबंध थे, पत्राचार होता रहता था। प्रसिद्ध इतिहासकार वासुदेव शरण अग्रवाल इनको बहुत मानते थे, चंद्र कुंवर बरताल जी को। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी निराला को भी लिखते थे और इनके लिए भी लिखा करते थे कि भाई ये जो है इसमें विलक्षण प्रतिभा है। इसकी कविताएं जो हैं, अधिकांश कविताएं जो हैं अपनी ही जीवन संघर्ष की कविताएं इनकी। अभी एक बुद्धिनाथ मिश्र जी है पत्रकार, उन्होंने उनको ग्राम्य जीवन का कवि कहा, लेकिन इस पे थोड़ा सा हल्ला भी मच गया। नहीं, चंद्र कुंवर बरताल ग्राम्य जीवन के ही कवि नहीं है। चंद्र कुंवर बरताल तो उनके अंदर तो प्रसाद की लाक्षणिकता, निराला का विद्रोह, महादेवी वर्मा की वेदना और पंत की प्रकृति, और इन चारों का विराट सामंजस्य चंद्र कुंवर बरताल थे। तो अलग बात है कि प्रगतिवाद और छायावाद के बीच रहते हुए भी और प्रयोगवाद के बीच रहते हुए भी यह व्यक्ति छायावादी होने से बाल बाल बच गया। ये उन्होंने कहा है, आपके गोविंद चातक जी ने कहा है। इसका कारण यही था कि इनको समय नहीं मिला। बाकी सारी छायावादी अभिव्यंजना उनकी कविता में देखी जाती है। इस तरह से मैं थोड़ा सा एक निजी प्रसंग आपके सामने लाना चाहूंगी। विषयांतर तो नहीं है, लेकिन ऐसा है कि जो शंभु प्रसाद बहुगुणा जी थे वो मेरे पिताजी के भी मित्र थे। और मेरे पिताजी ने सेंट जॉन कॉलेज आगरा से पढ़ाई की थी। और शंभु प्रसाद बहुगुणा जी आदि और बुद्धिवल्लभ थपलियाल जी आदि इन्होंने जब जो भी किया, लेकिन पौड़ी में जो है इनसे क्या हुई थी, मित्रता हुई थी। और पिताजी ने लखनऊ से भी पढ़ाई की थी, इसलिए संभवतः शंभु प्रसाद बहुगुणा जी से पिताजी की लखनऊ में मित्रता हुई होगी। तो जब मैं 14-15 वर्ष की थी तो शंभु प्रसाद अक्सर पिताजी से मिलने आ जाया करते थे, क्योंकि पिताजी 1952 में मिशन कॉलेज चोपड़ा पौड़ी में सिविक्स के प्रवक्ता हो गए थे। प्रवक्ता बात को हुए होंगे क्योंकि उस समय तक तो वो हाई स्कूल रहा होगा, लेकिन पिताजी ने एमए कर चुके थे। तो अब पिताजी के पास वो आते थे, और इसलिए आते थे कि मिशन स्कूल में उनकी कुछ दस्तावेज लेने के लिए आते होंगे कि यहाँ चंद्र कुंवर पढ़े हैं,
कहने का अभिप्राय मेरा ये कि आज अगर शंभु प्रसाद बहुगुणा जी नहीं होते तो चंद्र कुंवर भी कहीं क्या होते, हाँ कहीं इसी तरह गुमनामी में खोए हुए होते। लेकिन शंभु प्रसाद बहुगुणा जी का वो दायित्व तो मुझे भी याद है, भले हम बच्चे थे तो पिताजी ने मुझे बुलाया और कहा कि बेटा ये शंभु प्रसाद बहुगुणा जी हैं और इन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं। और किताबें किस पे लिखी हैं? चंद्र कुंवर बरत्वाल एक हिंदी के बहुत अच्छे कवि हुए हैं और जो यहाँ भी पढ़े थे, तो उस पर उन्होंने किताबें देखो ये संकलित की हैं किताबें, तो तुम इन्हें रख लो, पिताजी ने ये कहा, क्योंकि मेरी हिंदी साहित्य में अभिरुचि थी। तो इस तरह से उन किताबों को मैंने रखा। तो मुझे अच्छी तरह से याद है कंकड़ पत्थर, उदय के द्वारों पर और मेघनंदनी वो मुझे दे के गए थे। यदि मेघनंदनी अब उसके बाद फिर जब मेरा बहुत मतलब 2-4 साल जब भी मैंने एमए किया और यहाँ जब मैं आई गढ़वाल विश्वविद्यालय में मेरी नियुक्ति हुई एमए करते, तो ऐसी स्थिति में छात्र जो है मुझसे उन किताबों को ले गए। मैं स्वयं भी चंद्र कुंवर बरत्वाल पे कार्य करना चाहती थी, लेकिन चूंकि सामग्री उस समय उपलब्ध नहीं हुई, तो जब सामग्री नहीं थी तो हमने कहा कहीं हम लफड़े में न पड़ जाए, तो इसलिए मैंने बिंब योजना पे कार्य किया, जायसीतर सूफी कवियों की बिंब योजना पे। तो कहने का अभिप्राय ये है कि अगर बुद्धिवल्लभ थपलियाल जी नहीं होते, शंभु प्रसाद खास विशेष तौर से शंभु प्रसाद बहुगुणा जी नहीं होते, तो चंद्र कुंवर बरत्वाल जो आज हैं वह भी शायद गुमनामी में खो गए होते। इस हृदय मित्र ने क्या किया कि उनके गांव, उनके घर कंवालिया भी गए, जब क्षय रोग से ग्रस्त थे तब उनको देखने गए, जब उनकी मृत्यु हो गई तब उनके पिता के पास गए, तब फिर उनके घर गए और उनसे उनकी समस्त पांडुलिपियां उठा करके ले आए। और लखनऊ आईटी कॉलेज में टीचर थे शंभु प्रसाद बहुगुणा जी, कुछ दिन मसूरी कॉलेज में भी रहे, मुझे लग रहा है घनानंद इंटर कॉलेज में रहे हैं। तो ऐसे उन्होंने उस सारी सामग्री को संकलित करके और उनकी किताबें निकालनी शुरू कर दी। ये बात है सन 50 और 51 की, और 50-51 से शंभु प्रसाद बहुगुणा जी उस पर कार्य करते रहे। फिर बुद्धिवल्लभ थपलियाल जी ने भी कार्य किया। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं साहित्य के इस मनीषी को, चंद्र कुंवर बरत्वाल जी को नमन करते हुए उन विशिष्ट महानुभूति महाविभूति शंभु प्रसाद बहुगुणा जी को भी नमन करती हूँ कि उन्होंने चंद्र कुंवर को प्रकाश में लाने का कार्य किया। इसको कहते हैं मित्रता। मित्रता वो नहीं होती कि मुंह के सामने मुंह में राम और बगल में छुरी, वो समझ गए थे ये व्यक्ति है, ये ज्यादा जीने वाला नहीं है, लेकिन इसके प्रति हमारा ये कर्तव्य। 1938 में उन्होंने बुद्धिवल्लभ थपलियाल जी को भी लिखा था कि मेरी कविताएं गाई जाएंगी। ये है, मैं हिंदी की सेवा करना चाहता हूँ, मैं हिंदी को एक ऐसी चीज देना चाहता हूँ जो मेरे घर की बनी हो। मेरे घर की बनी का मतलब है जो छायावाद हमारा है, पाश्चात्य रोमांटिसिज्म का भारतीय रूपांतरण है। तो वो कहते थे मैं ऐसी चीज देना चाहता हूँ जो विलायत से बन करके ना आई हो, मेरे अपने घर की बनी हो, मैं ऐसी सेवा करना चाहता हूँ। लेकिन दुर्भाग्यवश इस कवि को उम्र जैसे बड़े प्रतिभावान लोगों के साथ छल छद्म करती है। प्रसाद जी भी इतना नहीं बच पाए, लगभग 44 साल प्रसाद जी बचे। अगर यह व्यक्ति 44 वर्ष भी जी लेता तो एक दूसरी कामायनी तैयार हो जाती, शायद कुछ नए अर्थ में। उन्होंने लिखा भी था कि मैं कामायनी जैसा ही एक ग्रंथ लिखना चाहता हूं। और दूसरा उन्होंने कहा अगर मैं कालिदास के युग में होता तो मैं उत्तर रामचरित लिखता। उत्तर रामचरित करुणा का काव्य है, तो करुणा इनकी मुख्य धारा है चंद्र कुंवर बरत्वाल की। लेकिन मेरे कहने का अभिप्राय ये है, शोधार्थी यहाँ पर बैठे हैं, बच्चों आपको तो बहुत आगे जाना है, आपको कार्य भी करना है। चंद्र कुंवर बरत्वाल का बहुविध ढंग से कार्य हो सकता है। भूगोल में था उनके
साहित्य को भूगोल की दृष्टि से देख सकता है कि पहाड़ में प्रकृति कैसी। साहित्य का विद्यार्थी उनको उनमें बिंब अलंकार, अकेले बिंबों पे बहुत बड़ा काम हो सकता है। चंद्रकुंवर बरतवाल के इतने अच्छे बिंब, इतने अच्छे प्रतीक उनकी कविता में है, और बहुत कुछ वायवीय कविता भी है। कई बार ऐसा लगता है कि कहाँ से क्या बोल रहे हैं। अब छाया में गुंजन होगा, वन में फूल खिलेंगे, और दिशा दिशा से अब सौरभ के धूमि में उड़ेंगे। ये सब लिखा है उन्होंने, है ना। तो ऐसा अकेला मृत्यु पर लिखने वाला, प्रेम पर तो बहुत ने लिखा, पर मृत्यु पर लिखने वाला हिंदी का वह अकेला ऐसा कवि है जिसने सामने मृत्यु को देखा है। हिमालय पर लिखी उनकी सर्वाधिक कविताएं हैं। इतना प्रसाद जी में भी नहीं है। प्रसाद जी में एक आध सर्ग है हिमालय का, लेकिन उन्होंने तो पलथल हिमालय पर लिखा, गंगा पे लिखा। तो इस तरह से मैं अभी बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लूंगी। इस कवि को न मालूम कितनी बार मैंने पढ़ा, कितनी बार अरे, और पढ़ना चाहिए। और शायद हम भी बहुत कुछ कर सकते थे, लिख सकते थे। मेरे पास तो, मैं हेड थी तो मेरे पास पत्र आए थे शासन से कि चंद्रकुंवर बरतवाल की पीठ यहाँ होनी चाहिए और पीताम्बर दत्त बरतवाल जी की पीठ होनी चाहिए। लेकिन मैं इतना व्यस्त थी विभागाध्यक्ष का कार्य करते करते कि मैं इस पर ज्यादा अपेक्षित ध्यान नहीं दे पाई। मुझे लगता है कि हमने भी उनके साथ धोखाधड़ी की है। फिर चंद्रकुंवर शोध संस्थान देहरादून में भी हुआ, आपका इधर अगस्त मुनि में भी हुआ। तो कहने का अभिप्राय, मैं उन विद्वानों को भी नमन करती हूँ, चंद्रकुंवर को तो मैं नमन करती हूँ। उन विद्वानों में एक हैं, सबसे पहले तो शंभु प्रसाद बहुगुणा जी, नंबर दूसरे हैं आपके बुद्धिवल्लभ थपलियाल जी, जिन्होंने चंद्रकुंवर काव्य संहिता लिखी। और नंबर योगंबर सिंह बरतवाल जी ने बहुत कुछ कार्य किया, उनकी हस्तलिपि को एकत्रित किया है और बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने। उमाशंकर सतीश जी ने लिखा, कुमाऊं से भी, कुमाऊं अंचल से भी उन पर संकलन हुए हैं काफी, और अब तो उन पे बहुत बहुत आयोजन हुआ करते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि यह हिंदी के प्रति एक, और चंद्रकुंवर बरतवाल जी के प्रति हमारी एक विनम्र श्रद्धांजलि होगी कि हम उनके काव्यत्व को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मैंने भी कवि चंद्रकुंवर बरतवाल जी पर एक तराना ऐसी लिखा था कि वह प्रणय की देहरी पर आ गया दीपक जलाने, बस तभी से रास आए ये पहाड़ी चैतगा। याद आया आज वह हिमवंत के कवि का तराना, मृत्यु में आकुल व्यथा को झेल कर भी गीत गाना, दर्द आहों में भरा पर लेखनी में मुस्कराना, बस तभी से प्रिय मुझे हैं काव्य कानन के तराने, वह प्रणय की देहरी पर आ गया दीपक जलाने। और फिर मुझे क्या, ये बस तभी से याद आए ये पहाड़ी चैतगा। तो ये मेरी अपनी कविता है, लिखा है मैंने चंद्रकुंवर जी पे। और जब कभी कलम उठ जाती है, स्वतः स्फूर्त उठती है कलम, तो इस तरह से मैं सभी का धन्यवाद अर्पित करती हूँ। और मंचासीन सभी अतिथियों को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझको यहाँ पर एक अझेल रूप में सुना है, क्योंकि कहने वाले सभी कहते ही हैं। और हमारी वक्ता जो है उसने भी बहुत अच्छा कहा, रेशमा पवार जी ने, तो कहने को क्या है। इसलिए हम कोई नई बात यहाँ पर उनके बारे में जो आ जाए उसको भी उठा लें तो बहुत अच्छी बात है। और प्रोफेसर गुड्डी बिष्ट यहाँ पर बधाई की पात्र हैं कि उन्होंने चंद्रकुंवर पर इस संगोष्ठी का बीड़ा उठाया है, बहुत अच्छी बात है। और मैं उनकी सक्रियता की दाद भी देती हूँ। हम बहुत व्यस्त रहे, इसलिए बहुत तरह के कार्यक्रम हम नहीं करा पाए, लेकिन गुड्डी बिष्ट हैं कि तुरंत प्रयासशील हो जाती हैं, इसलिए वे बधाई की पात्र हैं। तो इस तरह मैं आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। और यहाँ पर गुड्डी बिष्ट जी के पति श्री सूरज